पाकिस्तान की जब बात होती है तो हमारे जहन में आता है डिजिटल पाकिस्तान। और डिजिटल पाकिस्तान की बात होती है तो एक बहुत ही प्यारी शख्सियत जिन्होंने 20 साल के बाद पाकिस्तान में कदम रखा और पाकिस्तान को जो है वो डिजिटल करने के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जो है वो बहुत ही मावने खुसूसी का किरदार अदा कर रही है बराए डिजिटल पाकिस्तान। तानिया उदरुस साहिबा जो है वो मावने खुसूसी हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ बहुत अर्ली मॉर्निंग मौजूद है। हम उन्हें वेलकम करेंगे। तानिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तानिया साहिबा, थैंक यू सो मच। वेरी अर्ली मॉर्निंग हमने आपको जो है वो ऑनलाइन लाइव शो टोरंटो 360 टीवी की लाइव कोविड-19 की लाइव शो में जो है वो मधु किया और आपने जो है बहुत ही मोहब्बत से हमारे साथ इस लाइव शो में शिरकत की। बहुत शुक्रिया वन अगेन। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा तानिया साहब, ये बताइएगा कि अगर हम नजर दौड़ाएं तो वतन अजीज की मोहब्बत में माशाल्लाह आपने जो पाकिस्तान का रुख किया 20 साल के बाद और एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी संभाली है जिसके लिए हम तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है उनका भी सर फखर से बुलंद हो जाता है कि तानिया उद्रुस जो है वो पाकिस्तान को डिजिटल करने के लिए जो है वो कोशिशों में मसरूफ है। इस वक्त मौजूदा कोरोना वायरस की जो है वो क्या सूरत हाल है, हमारे नाज़रीन को बताएंगे पाकिस्तान में इस वक्त? जी बिल्कुल जरूर। लेकिन जी ये तो एक ऐसी वबा है जो पूरी दुनिया में फैली है। पाकिस्तान में पहला केस लगभग फरवरी की 23 तारीख को हुआ था। तो अब हमारे उस हिसाब से ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं और केसेस हैं, बढ़ रहे हैं केसेस। आपने देखा होगा कि हमने बाकी मुल्कों के हिसाब से हमने एक्चुअली लॉकडाउन का फैसला काफी जल्दी कर लिया था। तो अगर आप इनफैक्ट जरा इसके ऊपर न्यूज देखें ग्लोबली तो पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क कहा जा रहा है कि जिसने एक्शन काफी जल्दी लिया। हमारी जो डेथ्स हैं वो इस वक्त लगभग हमारी दिन की कुछ समझे 12 से 15 डेथ्स हो रही हैं ऑन एवरेज। नंबर्स बड़े हैं लेकिन ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्पिटल सिस्टम जो है और हेल्थ केयर सिस्टम उनको संभाल रहा है। लेकिन देखिए बात ये है कि ये आपने देखा ही है कि हमसे ऐसे मुल्क जैसे अमेरिका हो गया, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक हैं, उनमें उनके हेल्थ केयर सिस्टम्स क्रम्बल कर गए हैं। तो हमें इस वक्त बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना है क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अगर आप वेंटिलेटर्स के हिसाब से देख लें या हेल्थ डॉक्टर्स और नर्सेस के हिसाब से देख लें तो हमारी कैपेसिटी कम है डील करने के लिए। तो इस वक्त तो हम मैनेज हो रहा है लेकिन इसको अगर हमने केयरफुली ना देखा अगले 1-2 महीने तो इसका डेफिनेटली चांस है कि ये बढ़ सकता है और हमारे हेल्थ केयर कैपेसिटी पे बहुत लोड डाल सकता है। तो इसलिए इस वक्त सारे मैसेजेस जो आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन हालांकि इस वक्त जरा सा ईज डाउन किया गया है, इसका ये नहीं मतलब है कि पाकिस्तानी अपनी जिंदगी उसी तरह वापस जीनी शुरू कर दें जिस तरह पहले गुजार रहे थे। और ये भी बहुत खुशी की बात है कि वज़ीर आज़म साहब का जो कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव आया और वो ये एक रूमर फैल गया था मीडिया पे, इसी अजीब व गरीब खबरें आ गई थी कि जी वज़ीर आज़म का जो है वो कोरोना टेस्ट हुआ है और उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉजिटिव नेगेटिव आया जो हमारे लिए बायस से खुशी का बायस भी है। जी कल रात को उनका टेस्ट कल ही टेस्ट हुआ था दोपहर में और कल रात को नेगेटिव आ गया था। तो अब हम मेरा ख्याल है पूरे मुल्क ने उनके लिए दुआ की है। लेकिन देखिए जी ये तो ये अब क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वबा से होते हैं इम्पैक्ट उनके सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे होते, तो इसीलिए जिस हद तक हो सके अपने आप को संभालना, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अगर आप बाहर जाना ही है तो मास्क पहनना, ये सब ऐसे कुछ एहतियात हैं जो हम सबको लेने बहुत जरूरी हैं। अच्छा तानिया साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से एक चैट बोट मुतारिफ कराया है। वो चैट बोट क्या है, जरा उस बारे में हमें हमारे नाजरीन को व्यूवर्स को बताना पसंद करेंगे प्लीज? जी जी एक्चुअली इस वक्त हुकूमत ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें मैं आपको 3-4 का बताऊंगी और काफी और आने भी वाले हैं। जो आप चैटबॉट की बात कर रहे हैं कि देखें पाकिस्तान में बहुत सारे लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल करते हैं और जब ये चीज शुरू हुई थी तो एक तो चीज क्लियर थी कि जिस जरिए से हो सके हमने पाकिस्तानीज को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, अवेयरनेस पैदा करनी है और उनको अपॉर्चुनिटी देनी है कि अगर उनके कोई सवाल हो तो वो पूछ सकें। तो इसके लिए हेल्पलाइन बनी हुई है, नेशनल हेल्पलाइन भी है जिसको 1166 आपने शायद देखा होगा टीवी पे।
प्रोविंशियल हेल्पलाइंस बनी हुई हैं। फिर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने व्हाट्सएप के ऊपर एक चैट बॉट बनाया है, जिसके ऊपर कोई भी पाकिस्तानी उस चैट बॉट से, अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आपको उसका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मिलता है। आप उस दिन के नंबर भी पूछ सकते हैं। यही चीज हमने फेसबुक मैसेंजर पे की है। फिर आपने शायद देखी होगी कि एक हुकूमत ने वेबसाइट बनाई हुई है, उसके ऊपर भी एक चैट करने का तरीका है, जिसके ऊपर आपको रिस्पॉन्सेज मिल सकती हैं। उसके ऊपर करंट नंबर्स भी हैं जो इस वक्त शेयर हो रहे हैं। अच्छा, अब इस व्हाट्सएप वाले चैटबॉट पे अब हम अगले कुछ दिनों में एक फीचर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू लोग डॉक्टर से बात कर सकेंगे लाइव। ओके, समझे, टेली हेल्थ की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये बहुत क्लियर है। हमने पिछले कुछ हफ्तों में ये देखा है कि जो टेली हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं पाकिस्तान में, उनके नंबर्स बहुत मैसिवली इंक्रीज किए हैं। क्योंकि अब लोगों को ये बात समझ आ रही है कि भाई आपको घर पे रह के अगर एडवाइस मिल सकती है डॉक्टर से, तो उससे कोई चीज बेहतर नहीं है। क्योंकि इस वक्त अस्पतालों में जाना, एक्चुअली आप समझे वबा की एपिसेंटर में जा रहे हैं। तो जिस हद तक आप घर पे रह के किसी डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, स्पेशली अगर वो कोरोना के सिम्टम्स के ऊपर है, तो बहुत सारी टेलीमेडिसिन कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने फ्री कंसल्टेशंस प्रोवाइड करनी शुरू की हैं। तो इससे हमें भी एक बहुत क्लियर मैसेज ये मिला कि हुकूमत को इस वक्त टेलीमेडिसिन का कोई सिस्टम कोरोना के लिए स्पेसिफिकली बनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में ये हुकूमत की तरफ से लॉन्च होगा। अच्छा जी, ये चैट बॉट और टेलीमेडिसिन की आपने हमें बात बताई, क्या इससे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से किसी भी जबान में जो है वो रब्ता किया जा सकता है और मालूमात फराम की जा सकती है इसके जरिए? जी, चैटबॉट जो है इस वक्त, व्हाट्सएप का चैटबॉट इस वक्त 7 लैंग्वेजेस में है। ओके। और उन 7 लैंग्वेजेस में आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, पंजाबी, सिंधी, जो उर्दू, जो भी आप चाहें, इंग्लिश। और वो उस हिसाब से चैटबॉट आपसे रिस्पॉन्ड करेगा। डॉक्टर्स अभी इस वक्त हमारी रिक्रूटमेंट के ऊपर है, क्योंकि इस वक्त हम कर ये रहे हैं कि हम वॉलंटियर डॉक्टर्स को रिक्रूट कर रहे हैं जो इस टेली हेल्थ के जरिए लोगों को ये कंसल्टेशन दे सकें। तो वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि किन लैंग्वेजेस, जब हम डॉक्टर्स को रिक्रूट करेंगे, हम उनकी लैंग्वेज प्रेफरेंस भी ले लेंगे, उनकी एबिलिटी भी ले लेंगे। तो उसके हिसाब से अगर हमें सब लैंग्वेजेस पे डॉक्टर्स मिलते हैं, तो बिल्कुल आप जरूर जो कंसल्टेशन है उस लैंग्वेज में ले सकेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि क्योंकि ये डॉक्टर्स को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो आप लाइव डॉक्टर से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स की एबिलिटी होगी कि वो सिंधी में कंसल्टेशन दे सकें, तो वो जरूर बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, अभी आपने जैसे बात की टेली हेल्थ और वर्चुअल क्लिनिक पर, जिस तरह आपने बताया कि आपने काम शुरू कर दिया, तो इसमें जो है किसी खास इदारे के साथ आप मुंसलिक हुए हैं या गवर्नमेंट के लेवल पे इसको जो है वो किया जा रहा है? देखिए जी, इस वक्त जो टेली हेल्थ का हमने कर रहे हैं तरीका इस्तेमाल, उसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने पूरे मुल्क में हम डॉक्टर्स को रिक्रूट करेंगे वॉलंटरी बेसिस पे। क्योंकि उनको रिक्रूट करके उनको ऑथेंटिकेट करना जरूरी है, और उसके लिए अगेन, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि भी कोई भी साइन अप कर दे। आपको उनकी डिग्रीज वेरीफाई करनी जरूरी है, आपको उनके जो PMDC सर्टिफिकेट होता है, उनका CNIC, ये सब चीजें वेरीफाई करनी जरूरी है। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके से कोई भी आके कह सकता है कि भी मैं डॉक्टर हूं, तो उसका एक प्रोसेस बनाना बड़ा जरूरी था। इस वक्त ये वॉलंटियर्स होंगे। तो ये डॉक्टर्स अपना वॉलंटरी टाइम दे रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मैचिंग होती है, अगर आपने उबर इस्तेमाल किया है या इस तरह की सर्विसेज इस्तेमाल की हैं, तो इसके अंदर मैचिंग होती है कि अगर एक टाइम पे एक प्रोवाइडर, जो हम टेली हेल्थ के अंदर डॉक्टर की बात कर रहे हैं, उबर के अंदर आप एक ड्राइवर और एक पैसेंजर को मैच करते हैं, उसी तरीके से हम एक पेशेंट और एक डॉक्टर को मैच करेंगे बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो अगर डॉक्टर एक वैलिडेट हो जाता है और आके कहता है कि भाई मैं अवेलेबल हूँ इस वक्त कंसल्टेशन लेने के लिए, तो उस दौरान अगर किसी पेशेंट ने कहा कि मैंने किसी डॉक्टर से बात करनी है, तो उनकी कॉल मैच हो सकती है। ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस वक्त। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारी कयास आराइयां और अफवाहें जो है वो दुनिया भर में आजकल सरगर्म है, क्या पाकिस्तान में इनको काउंटर करने के लिए कुछ काम किया जा रहा है इस तरह की? हाँ जी, फेक न्यूज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली ये खाली कोरोना के हिसाब से नहीं है, ये तो एक अदरवाइज भी बहुत बड़ा मसला है। और इसको
देखिए अब हम एक इंफॉर्मेशन एज और सोशल मीडिया की एज में रहते हैं, जहाँ पे एक मिनट के अंदर ऐसी न्यूज फैलनी शुरू होती है कि आप मतलब आपको रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ी टीम है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की टीम है, जो इस वक्त कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही है कि क्या फेक न्यूज है और उसको किस तरीके से टैकल करना है। लेकिन मैं आपको ये कह सकूंगी, जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि इस वक्त इतनी तेजी से ग्लोबली न्यूज फैल रही है कि मेरी रोजाना लोगों से बात होती है जो कहते हैं हमने तो ये सुना था, हमने तो ये सुना था। और बात मैं लोगों को ये कहूंगी कि देखें इस वक्त जरा सा खुद पर्सनल फिल्टर लगाने की भी जरूरत है। जो आपको हुकूमत की तरफ से न्यूज मिलेगी वो आपको फॉर्मल चैनल से मिलेगी, जो हुकूमत के वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उनके थ्रू मिलेगी। लेकिन इस वक्त क्योंकि लोग घर पे भी बैठे हुए हैं तो कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनेट कंजम्पशन है वो काफी हद तक इंक्रीज की है। तो ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं, लोग घर पे हैं इस वक्त, लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट। और लेकिन ये तो डेफिनेटली है कि इस वक्त फेक न्यूज को बहुत सीरियसली हमें भी हैंडल करना जरूरी है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट हमेशा लोगों से यही है कि प्लीज अपना भी फिल्टर लगाएं और हर चीज जो आपको बताई जा रही है उसको बिलीव ना करें। अच्छा तानिया साहबा, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि फेक न्यूज के हवाले से बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मुल्क के जिन मकामात पर इस वक्त इंटरनेट की सहूलियत नहीं है या लोगों को वो सहूलत मुयस्सर नहीं हो सकी है, तो क्या टेली प्रोवाइडर कंपनी या पीटीसीएल से आप कोई राब्ता किया हुआ है कि डेटा किस तरह कलेक्ट किया जाए कोरोना वायरस के हवाले से? जी अच्छा, मैं इसको मैं दो पार्ट्स में आंसर करूंगी। पहले आपका डेटा वाला मैं पार्ट आंसर करती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मुल्क के वो पार्ट्स हैं जिनमें इंटरनेट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन डेटा के लिए सबसे जो जरूरी चीज थी वो ये थी कि जैसे हमें केसेस का पता चल रहा है या जैसे लोग टेस्ट हो रहे हैं, हमें वो एक सेंट्रल समझे तरीके में एक रियल टाइम इसको कहते हैं कि फौरन उसकी इंफॉर्मेशन मिले, ताकि उसको हम प्रोसेस कर सकें, उसको अवेलेबल कर सकें और पता ये कर सकें कि उनके अराउंड कौन से ऐसे लोग थे जिनको जो एक्सपोज हो सके, वबा से एक्सपोज हुए हैं। उसके लिए हमने कुछ महीना 1.5 महीना पहले जब ये सब चीजें शुरू हुई हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश करके जो लैब्स थे हमारे जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, उनको हमने एक सेंट्रल तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि हो ये रहा था कि बहुत सारे लैब्स पेपर पे फॉर्म्स भर रहे थे पेशेंट्स के ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन हमें एक 2 दिन के बाद पहुंच रही थी। अब हमने ये किया कि अब एक सेंट्रल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पे सारे लैब्स, इस वक्त रफली 40 लैब्स हैं मुल्क में, और ये लैब्स का नंबर भी बढ़ रहा है, प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी, जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है कोरोना वायरस की। उन सब लैब्स का एक सिस्टम अब एक बन गया है जहाँ पे वो एंटर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन जब भी वो किसी का टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है इस वक्त हजारों की तादाद में दिन के टेस्ट हो रहे हैं पूरे मुल्क में। अब ये एक सिस्टम माशाल्लाह से बन रहा है और ये बेहतर हो रहा है रोज। मैं ये नहीं कह रही कि परफेक्ट है, लेकिन बेहतर हो रहा है कि अब हमें रियल टाइम वो इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो रही है कि किधर कितने टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने लोगों का टेस्ट का इंतजार हो रहा है। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है जानना कि मुल्क में इस वक्त कितने लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं कोरोना के सिम्टम्स के साथ, उनमें से कितने लोग वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं, उनमें से कितने लोग मर रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हमें पता होनी रियल टाइम बेसिस पे बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर डिसीजन मेकिंग नहीं की जा सकती, नहीं की सकती। इसके बगैर हमें व्यू नहीं मिल सकता कि मुल्क में इस वक्त कहाँ कैपेसिटी रीच हो रही है, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। तो इसके ऊपर काफी काम हुआ है, बहुत काम की जरूरत है। क्योंकि अगेन ये सिस्टम्स को एग्जिस्ट नहीं करते थे इस लेवल के, तो बहुत इस वक्त काम की जरूरत है। लेकिन अगर मैं आपको मेरी पर्सनल आप राय पूछें तो पिछले 2 महीने में काफी इसके ऊपर प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, ये दूसरी चीज जी मैं कही थी, दूसरी चीज आपने पूछी थी कि जो मुल्क के वो हिस्से हैं जिनमें इंटरनेट नहीं है कि या नहीं है या उसकी क्वालिटी नहीं है, उसके ऊपर क्या किया जा रहा है। देखिए जी, इस बात ये कि इसके अंदर जो हमारे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, 4 बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। और उनसे बहुत एक्टिव कॉन्वर्सेशन ये की जा रही है कि क्या ऐसा तरीका है कि उन जगहों पे हम इंटरनेट की जो रीच है उसको बेहतर कर सकें। क्योंकि इस वक्त समझे अगर कोई ऐसा टाइम था तो ये ऐसा वो टाइम है कि इस वक्त लोगों को कनेक्ट रखना बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि एक तो आपने भी इंफॉर्मेशन उनसे पहुंचानी है और आपने भी उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है, और वो इंटरनेट के बगैर उसको करना वो बहुत मुश्किल है। तो इसके ऊपर हमारा जो रेगुलेटर है पीटीए, वो भी देख रहे हैं इसको बहुत केयरफुली, आईटी मिनिस्ट्री इसको बहुत केयरफुली देख रही है, टेलीकॉम प्रोवाइडर से एक्टिवली बात हो रही है। दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो डेटा और इंटरनेट है उसको, उसकी कीमत जरा सी कम की जा सके, स्पेशली आपके हमारे गरीब तबके के लिए, क्योंकि अगेन इस वक्त जिस तरीके से भी हो सके उनको रिलीफ प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। सही बात कह रही हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई आपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी यकीनन बनाया होगा जिसके जरिए सारी चीज़ें आप लोग अपडेट्स कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, एक आपने शायद देखा होगा न्यूज में भी कि एक सेंटर है जिसका नाम है एनसीओसी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। ये स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए रेडी किया गया है। इसमें रोज हफ्ते के 7 दिन रोज एक बॉडी कन्वीन होती है जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू डायल इन होती हैं। इसके अंदर आर्मी है, इंटेलिजेंस है, और सब मल्टी स्टेक होल्डर है। और इसकी ये खाली हेल्थ के लिए नहीं है, इसके अंदर इकोनॉमी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हैं, जो फूड और फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर के हैं वो भी हैं, एविएशन रेलवेज के वो भी हैं। क्योंकि देखें ये एक ऐसी चीज है कि ये हर हमारी इकोनॉमी के हर हिस्से को इम्पैक्ट कर रही है। तो ऑफ कोर्स हेल्थ के जरिए से तो है और उसको तो हमने मॉनिटर करना ही है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर रोज डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। इस बॉडी को असद उमर साहब चेयर करते हैं, लेकिन ये रोज होती है, इसको बहुत प्रोफेशनली रन किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 7 दिन ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई ब्रेक ली जा रही है। रोज डिसीजन मेकिंग, रोज इसके ऊपर कन्वीनिंग होती है एजेंडा के साथ, और रोज डिसीजन मेकिंग हो रही है। अच्छा, वजीर आजम इमरान खान साहब खुद भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनकी भी नज़रों से हर चीज़ गुजर रही होगी। तो जो अब तक की जो सूरत हाल है उस पे उनके कोई खदशात हैं वजीर आजम इमरान खान साहब के? लेकिन जी आपने सुना ही होगा कि वो शुरू से एक बात बार बार कह रहे हैं कि वो ऑफ कोर्स लोगों को मैसेजेस तो पहुंचा रहे हैं कि ये एक वबा है, इसके लिए क्या करना जरूरी है, लेकिन उनको बहुत बहुत सख्त फिक्र है कि हमारी 70% हमारे जो लोग हैं वो डेली वेज अर्नर्स जिनको कहते हैं कि वो रोजाना के हिसाब से पैसे बनाते हैं। तो उनको इस बात की बहुत फिक्र है और शुरू से फिक्र है, और वो शुरू से कह रहे हैं कि जब हमारे जैसा मुल्क अगर फुल लॉकडाउन में चला जाता है, कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर, तो आपके बहुत ज्यादा आपके मुल्क में ऐसे लोग हैं जिनके पास अगले दिन के पैसे बनाने का जरिया खत्म हो जाएगा। तानिया साहब आपने देखा, जी 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 आपने, मैं ये कह रही थी कि आपने देखा होगा कि उनकी हर मैसेज के अंदर ये बात बहुत एक क्लियर नजर आ रही है कि हम एक ऐसा मुल्क है कि इसको एक बैलेंसिंग एक्ट इसके अंदर कायम करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप वबा को कंट्रोल कर रहे हैं उस हद तक कि उसका कर्व फ्लैटन होना शुरू हो रहा है और आपका हेल्थ केयर सिस्टम समझे ओवरवेलम नहीं हो रहा। और उसका दूसरा हिस्सा इस बैलेंसिंग एक्ट का ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इस हद तक इम्पैक्ट ना हो जाए कि लोगों के पास अगले दिन का खाना अवेलेबल ना हो। आपने देखा होगा कि जो रिलीफ केयर और जो रिलीफ पैकेजेस किए हैं हमने, और जिस तेजी से पाकिस्तान में किए गए हैं, इसके ऊपर भी ग्लोबली इस वक्त बात की जा रही है कि ये जो रिएक्शन टाइम था हमारा लॉकडाउन करने का भी और रिलीफ प्रोवाइड करने का भी, ये मेरे ख्याल से सबसे फास्टेस्ट था दुनिया में। नो डाउट WHO ने भी जो है अभी रिसेंटली पाकिस्तान की इकदामात की तारीफ की है। तानिया साहबा, एक चीज जो आपके साथ शेयर कर, आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया, 20 साल के बाद वतन अजीज की मोहब्बत में आप पाकिस्तान आई और उस पहली तकरीर में जो आपके अल्फाज थे जिसकी गूंज आज भी जो है वो सुनाई देती है, रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। तो ये गूंज जो है वो कहाँ तक पहुंची और कहाँ तक पाकिस्तान जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमकिनार हो चुका है? जी थैंक यू, आपने एक क्वेश्चन पूछा। और देखिए जी, मैं एक यूनिक नहीं हूँ बिल्कुल इस तरह इस कैटेगरी में। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब से हमने ये दिसंबर में जब हमने लॉन्च किया था डिजिटल पाकिस्तान का, पूरी दुनिया से जिस नंबर्स में पाकिस्तानीज ने रीच आउट किया है अपनी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, अपना टाइम प्रोवाइड करने के लिए, जितने लोगों ने आके कहा है कि हम पाकिस्तान आने को तैयार हैं हेल्प करने के लिए, मैं आपको
उन नंबर्स का अंदाजा भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये एक ओवरवेलमिंग पाकिस्तानीज के अंदर एक फीलिंग है कि जब मुल्क को जरूरत है तो आगे स्टेप करके वो हेल्प करना चाहेंगे जिस तरीके से भी हो सके। आपने कनाडा में भी ये देखा होगा, हमेशा मेरे सारे जो कैनेडियन पाकिस्तानीज जिनको मैं जानती हूँ वो एक एक्सट्रीमली पेट्रियाटिक और हमेशा स्पेशली टाइम जो नीड का टाइम होता है उसमें स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन जी अभी हमें 3-4 महीने हुए हैं, हमने कुछ प्रायोरिटीज सेट आउट की थी, उनमें आपको शायद याद हो, उसके अंदर एक्सेस को बढ़ाना, एक्सेस को इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। हमें एक्चुअली कोरोना वायरस का जो ये फरवरी में होना शुरू हुआ है, मैं सबको यही कह रही हूँ कि इसकी वजह से हमें जो डिजिटाइजेशन के ऊपर जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है वो शायद अनपैरेलल्ड है। शायद हम बहुत साल भी काम करते तो हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी ना मिलती कि हम बहुत जल्दी कुछ चीजों को स्टेप चेंज कर सकें। मैं उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि क्या क्या काम हुआ है। एजुकेशन अगर आप लें, इस वक्त हमारे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 18 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे पाकिस्तान में। इस वक्त जब ऑब्वियसली लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हो गए और बहुत सारे बच्चे आउट इस वक्त स्कूल में नहीं है, और इस वक्त फ्रैंकली हमें नहीं पता कि ये कब स्कूल्स खुलेंगे, कब आप बच्चे वापस स्कूल जा सकेंगे। उसके अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, टेली स्कूल, जो फिलहाल पीटीवी के थ्रू वो एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन अब हम उसी कंटेंट को लेके ऑनलाइन जा रहे हैं और उसी कंटेंट उसी समझे थॉट प्रोसेस को लेके हम ये कर ही रहे हैं कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर से जो बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी और इंशाल्लाह रीजनल लैंग्वेजेस में भी, उसको हम कोलेट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी करिकुलम है उसके हिसाब से बच्चा और पेरेंट्स उस बच्चे के घर पे बैठ के, चाहे टीवी के थ्रू हो सके, चाहे इंटरनेट के थ्रू हो सके, चाहे रेडियो के थ्रू हो सके, वो एक्चुअली उस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। अब ये देखें, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सालों से नहीं हुई थी और अब हम उन चीजों के थ्रू सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो जो 18 मिलियन बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है, क्या ऐसे जरिए पैदा किए जा सकते हैं कि उन 18 मिलियन बच्चों को घर पे बैठे हुए उसी तरह की एजुकेशन मिल सके जो हमारी अपर क्लास बच्चों को मिलती है। इस वक्त हमारी खान एकेडमी से कॉन्वर्सेशन चल रही है कि किस तरीके से हम लेके खान एकेडमी का कंटेंट जो है उसको हम उर्दू में ला सकें। और आपको पता है खान एकेडमी आपने इस्तेमाल की होगी, आपको कनाडा में लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड कंटेंट है। तो हमने देखें इस तरीके से इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, हेल्थ में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है बहुत काम हो रहा है डिजिटल की तरफ लेके जाने के लिए हेल्थ को। और इसका मेन चीज जो मैं आपको कहूँ जो डिजिटाइजेशन की जो समझे ब्यूटी है और जो फायदा है वो ये है कि ये एक सोशो इकोनॉमिक क्लास को नहीं देखती। आपके पास अगर एक्सेस है, जो हमारे इस वक्त 80 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है और ये बढ़ रहा है नंबर बहुत रैपिडली, अगर आपके पास एक्सेस है इंटरनेट का तो आप वही चीज एक्सेस कर सकते हैं जो आप गरीब अमीर देख के नहीं वो आप एक्सेस को देखते हैं। तो ये एक हमारे पास बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्री को देखें, हेल्थ और एजुकेशन की तो हमने बात ऑलरेडी की है, पेमेंट्स की तरफ देखें कि किस तरीके से आप पेमेंट्स को कैश से डिजिटल लेके जा सकते हैं। तो ये 4-5 ऐसे एरियाज हैं जिसपे हम बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अगले 6 महीने में। हमारे साथ एक कॉलर है, अगर वो आप अगर कोई सवाल अगर करना चाहे आपसे तो अगर बहुत मदद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I would just like to comment. Yeah. It is for Tanya Idris. Yeah. I would like to thank her for what she's doing and the way she's trying to make Pakistan digital. It is very motivational. So just thank her for that. अच्छा जी, बच्चा आपको शुक्रिया अदा कर रहा है कि आप जो किरदार अदा करें काम कर रही है। देखें लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह जी। जी, you are most welcome and you know I having been पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैंने जो 15 साल यूएस में गुजारे थे, उसके बाद कुछ साल सिंगापुर में गुजारे थे, मैं बिल्कुल आप लोगों की जो सॉर्ट ऑफ इमोशनल इस वक्त रिएक्शन है पाकिस्तान की तरफ और अदरवाइज मैं बिल्कुल आपसे रिलेट करती हूँ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एक और कॉलर है, कुछ सवाल करना चाह रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑटवा से तफसीरुद्दीन बोल रहा हूँ। जी ऑटवा से तफसीरुद्दीन साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तफसीर भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। मुझे साहिबा से ये बात करनी थी कि इन्होंने अभी खान एकेडमी का जिक्र किया, उसका तो सारा करिकुलम जो है
सारा इंग्लिश में है, तो वो हमारे तो बहुत लिमिटेड लोग जो है उसको समझते हैं। दूसरा ये कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, उसके अलावा भी जो अवेलेबल है, क्या आप उनको भी कंसिडर कर रही हैं? जी तानिया साहब। जी थैंक यू तफरीन साहब, आपने क्वेश्चन ये पूछा। बिल्कुल। और अच्छा, और खान अकेडमी का भी मैं ये कहूंगी कि हमें बिल्कुल अंदाजा है कि खाली इंग्लिश कंटेंट लाने से कुछ हम बहुत कम लोगों तक पहुंच सकेंगे। तो अगर वो चीज हमारी आगे बढ़ती है तो उसका पूरा एक प्रोसेस होगा कि उसको ट्रांसलेट किया जाए उर्दू में और फिर ओवर टाइम रीजनल लैंग्वेजेस में। इस वक्त बिल्कुल हम प्राइवेट सेक्टर से और कंटेंट प्रोवाइडर्स जो हैं उनसे बिल्कुल बात भी कर रहे हैं, और कुछ जो है आप देखेंगे कि उनका कंटेंट ऑलरेडी जब ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होगा उसके ऊपर आपको नजर आएगा। और हम बिल्कुल ओपन माइंडेड हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के और कंटेंट प्रोवाइडर से भी बात कर सकें। उनका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो क्वालिटी कंप्लायंस और करिकुलम मैचिंग करेंगे। लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल इसको हम एक ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तानिया उद्दू साहबा। एक और कॉलर है शायद आपके लिए, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मुझे सानिया साहब से बात करनी है। जी फरमाइए प्लीज, आप ऑनलाइन हैं। हेलो। जी आप ऑनलाइन हैं, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। जी सानिया साहब, मुझे क्वेश्चन ये करना है कि पाकिस्तान में 5G इंटरनेट कब तक अवेलेबल हो जाएगा? लेकिन जी इस वक्त जी थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए 5G के ऊपर एक बॉडी बनी हुई है जो मल्टी स्टेक होल्डर है, इसके ऊपर कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। लेकिन मैं आपको ये एक बात, ये अगेन मेरी पर्सनल राय है, इसको आप गवर्नमेंट की तरफ से ना समझें, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस वक्त एक्चुअली हमारे मुल्क में इवन हमें 3G 4G की क्वालिटी इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। तो इसके ऊपर भी एक्चुअली काम हो रहा है और होना चाहिए है, क्योंकि इस वक्त आपने लोगों को पहले पुरानी टेक्नोलॉजी से करंट पे भी लेके आना है और 5G की तरफ। ऑफ कोर्स 5G फ्यूचर है, हम सबको पता है और उसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर मैं टाइमलाइन इस वक्त नहीं दे सकूंगी आपको, क्योंकि फ्रैंकली मुझे इस वक्त उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन इसके ऊपर एक बॉडी कन्वीन हो चुकी है और वो कॉन्स्टेंटली मिल रहे हैं समझने के लिए कि क्या बेस्ट तरीका है 5G रोल आउट करने का पाकिस्तान। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया तानिया उद्दू साहिबा, आपने बहुत अर्ली मॉर्निंग हमसे बात की। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया तानिया साहिबा। नहीं जी, बहुत शुक्रिया महबूब साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और जिन लोगों ने अपना टाइम दिया इस वक्त सुनने के लिए, प्लीज पाकिस्तान के फ्यूचर को अपनी दुआओं में याद रखें। इस वक्त हमें बहुत जरूरत है दुआओं की, आपकी हेल्प की, स्पेशली जो डायस्पोरा में हमारे पाकिस्तानी हैं। तो थैंक यू महबूब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। वन सेकेंड हमारे साथ मौजूद थी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान की हेड तानिया उद्दू साहब।